नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन शोषण के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा शोषण संबंधी आयतन व समता है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे जिसका नाम होगा ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। तो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। तो अपन इससे पहले एक परिभाषा देख लेते हैं, स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जब व्यक्ति शोषण लेगा तो उस गैस के आयतन का मापन जिस उपकरण द्वारा किया जाएगा उस उपकरण को बोलते हैं अपन स्पायरोमीटर। उसे क्या बोलेंगे अपन? स्पायरोमीटर। तो देखो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। तो ज्वारीय आयतन क्या होगा? जब व्यक्ति सामान्य कंडीशन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, अधिकतम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं अपन ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। और उसका मान कितना हो गया? 500 ml। कितना हुआ? 500 ml। क्योंकि सामान्य अवस्था में व्यक्ति कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा? 500 ml ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अगर इसके अंदर देखा जाए सामान्य अवस्था में ग्रहण की गई वायु, सामान्य अवस्था में ग्रहण की गई वायु अंतर शोषण सुरक्षित आयतन। अगला पॉइंट क्या होगा? अंतर शोषण सुरक्षित आयतन या इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम IRV। तो इसमें यानी अंतर शोषण सुरक्षित आयतन में व्यक्ति क्या करेगा? ऑक्सीजन को इनहेल करेगा। ऑक्सीजन में क्या करेगा? अंतर्ग्रहण, यानी पेशीय प्रयासों से अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करना। प्रयासों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करना। उस अधिकतम ऑक्सीजन का मान होगा 3000 ml। पेशीय प्रयासों द्वारा ग्रहण की गई वायु का आयतन। तो वे कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है? 3000 ml। अगर इसकी क्षमता देखी जाए, अंतर शोषण क्षमता, तो ये क्षमता कितनी होगी? इस क्षमता के अंदर अपन जोड़ेंगे टीवी है, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं टीवी, ठीक है। तो टीवी प्लस IRV। तो टीवी का मान कितना होगा? 500 ml। IRV का मान कितना होगा? 3000 ml। तो टीवी का मान 500 है और IRV का मान 3000 है। जब इसको जोड़ेंगे अपन तो मान कितना आएगा? 3300 ml। तो अंतर शोषण क्षमता कितनी? 3500 ml। अंतर शोषण सुरक्षित आयतन कितना होगा? 3000 ml। और ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम या टीवी का मान कितना होगा? 500 ml। अगली की बात देखेंगे अपन टीवी का मान देखा था अपने 500 ml, IRV का मान देखा था 3000 ml।
अब अपना अगला टॉपिक होगा बहिर्शोषण या निशोषण सुरक्षित आयतन यानी कि एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम ERV। जब व्यक्ति पेशीय प्रयासों के द्वारा अधिकतम वायु को त्यागता है तो उसे क्या बोलते हैं? बहिर्शोषण या निशोषण सुरक्षित आयतन या एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम या ERV। इसका मान 1100 ml होता है। व्यक्ति के द्वारा पेशीय प्रयास द्वारा त्याग की गई वायु का आयतन तो कितना हो वायु का आयतन? 1100 ml होता है। अगर अपन देखें बहिर्शोषण क्षमता या निशोषण क्षमता, जैसे कि अपन ने देखा था अंतःशोषण क्षमता, उसका मान कितना था? 3500 ml। वैसे ही बहिर्शोषण क्षमता का मान यानी TB प्लस ERV, तो TB का मान कितना होगा? 500, ERV का मान 1100 ml, तो टोटल मान कितना होगा? 1600 ml। तो वही शोषण क्षमता कितनी होगी? 1600 ml। इसके बाद अगली परिभाषा होगी अपनी अवशेषीय आयतन। इसे बोलते हैं अपन रेसिड्यू वॉल्यूम या RV। रेसिड्यूल वॉल्यूम या RV। अवशेषीय आयतन वह आयतन होगा जो बहिर्शोषण के पश्चात भी फेफड़ों में शेष रह जाता है और इसका मान 1200 ml होता है। 1200 ml कितना हुआ इसका मान? 1200 ml। फेफड़ों में शेष वायु का आयतन, फेफड़ों में शेष वायु का आयतन कितना होगा? 1200 ml। अगली बात होगी अपनी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी FRC, फंक्शनल रेजिड्यूल क्वांटिटी। इसका मान होगा अपने ERV प्लस RV। ERV का मान होगा 1100 ml, RV का मान 1200 ml बराबर 2300 ml। इसके बाद अगला देखिए अपन जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी या VC। इसका मान होगा ERV प्लस IRV प्लस TB। जैसे कि आपको पता है ERV का मान कितना था? ERV 1100 है तो 1100 3000 TB 500 तो बराबर कितना? 4600 ml। तो जैव क्षमता कितनी होगी? 4600 ml। जैव क्षमता कितनी होगी? 4600 ml। इसके बाद देखेंगे अपन फेफड़ों की कुल क्षमता TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये सभी मानों को जोड़ दो, जैसे TB IRV प्लस ERV प्लस RV। TB का मान 500, IRV का मान 3000, ERV का मान 1100, RV का मान 1200।
वो जोड़ो, 2 0, इधर 5 6 2 8 3 1 4 1 5 5800 ml। तो ध्यान रखना टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होगी, 5800 ml होगी। श्वसन का तंत्रिकीय नियंत्रण। श्वसन का नियंत्रण, श्वसन कौन सी क्रिया है, अनैच्छिक। श्वसन अनैच्छिक क्रिया, हृदय धड़कन अनैच्छिक क्रिया, जो भी अनैच्छिक क्रिया होगी उन सभी का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, जो किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, मस्तिष्क का पार्ट है। तो इसमें देखेंगे अपन, तो श्वसन का तंत्रिकीय नियंत्रण भी कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, क्योंकि श्वसन कौन सी प्रक्रिया है, अनैच्छिक प्रक्रिया। वो किस प्रकार करेगा वो अपन देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो देखो आप इसमें अपन बनाएंगे, ये तो वो अपना मेडुला ऑब्लांगेटा, और इस मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा हुआ होगा इस मेडुला ऑब्लांगेटा से, पोन्स वेरोलाइट, पोन्स वेरोलाइट, इससे जुड़ा हुआ होगा पोन्स वेरोलाइट। और इस मेडुला ऑब्लांगेटा में 2 केंद्र पाए, फर्स्ट होगा बहिःश्वसन केंद्र, दूसरा होगा अंतःश्वसन केंद्र। दोनों को मिलाकर बोल देंगे अपन लय केंद्र। इसके बाद डायग्राम बनाते हैं फेफड़ों का। ये तो अपना कौन सा लंग्स, दाया फेफड़ा, ये कौन सा भाग, बाया फेफड़ा। इनके बाहर को क्या पाएंगे, पसलियां, बाहर को क्या प्रेजेंट होगी, पसलियां। ये गोले किसको बताएंगे, पसलियों को। नीचे की ओर क्या होगा, डायाफ्राम, डायाफ्राम। और इन फेफड़ों के अंदर क्या मिलेंगे, स्ट्रेच अंग या स्पीड ग्राइंड। ये क्या होगी, पसलियां, पसलियां। बीच बीच में क्या पाए जाते हैं पसलियों के, अंतरापरशु पेशी। बताया था मैंने आपको 2 प्रकार की अंतरापरशु पेशी पाई जाती है, अंतरापरशु पेशी और बाह्य अंतरापरशु पेशी। ये डायग्राम अपन को श्वसन का तंत्रिकीय नियंत्रण किस प्रकार होता है वो समझाने में हेल्प करेगा। तो कैसे करेगा, देखो आप, मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है, तो कैसे करेगा नियंत्रण, तो देखो जैसे ही फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी तो फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे। फेफड़े फूलना स्टार्ट होंगे, कब तक फूलेंगे, जब तक वो अपनी अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच जाते। यानी कहने का मतलब अधिकतम मतलब होगा अंतिम सीमा, चरम सीमा। चरम सीमा का मतलब कि वो अब तो फटने वाले हैं, वो वाले होती है चरम सीमा। तो जैसे चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन गैस जैसे अंदर आएगी तो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी ऑक्सीजन गैस,
फेफड़े फूलना स्टार्ट होंगे तो लगातार फूलेंगे, तो अपना प्रेशर कहाँ डालेंगे वो स्ट्रेच अंग पर, यानी कि स्पीच ग्राउंड। ऑक्सीजन गैस कहाँ प्रेशर डालेगी, झिल्ली पर, फेफड़ों की झिल्ली पर, और फेफड़ों की झिल्ली पर दो प्रकार के पड़ते हैं, पेराइटल फ्लूरा और विसरल फ्लूरा। तो विसरल ने प्रेशर डाला किस पर, पेराइटल पर। तो जैसे जैसे प्रेशर डालेगी तो इन झिल्लियों पर पाए जाते स्ट्रेच अंग, क्या मिलते हैं भाई, स्ट्रेच अंग। तो स्ट्रेच अंग क्या होंगे, सक्रिय होंगे, और ये अपनी सूचना कहाँ भेजेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। और मेडुला ऑब्लांगेटा के पास भी किसके पास भेजेंगे, बहिः श्वसन केंद्र के पास। तो ये अपनी सूचना भेजेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा के पास, और मेडुला ऑब्लांगेटा में भी किसके पास, बहिः श्वसन केंद्र के पास। अब जैसे सूचना बहिः श्वसन केंद्र के पास पहुंचेगी तो बहिः श्वसन केंद्र क्या करेगा, ये सूचना देगा वापस किसको, फेफड़ों को। सूचना क्या आएगी, सूचना क्या आएगी फेफड़ों के पास कि गैस को बाहर निकाला जाए। अब गैस को बाहर, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी तो बाहर कौन सी गैस जाती है, CO2, और CO2 जैसे गैस जाएगी बाहर तो वातावरण में कौन सी गैस निष्कासित होगी, CO2। CO2 जैसे गैस निष्कासित होगी तो फेफड़े क्या होंगे भाई, संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे। अब जैसे जैसे संकुचित होते जाएंगे तो एक लिमिट के बाद ये सूचना कहाँ देंगे कि ऑक्सीजन की कमी होगी फेफड़ों में, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसकी सूचना कहाँ जाएगी, अंतः श्वसन केंद्र के पास। किसके पास जाएगी, अंतः श्वसन केंद्र। जैसे सूचना मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतः श्वसन केंद्र के पास पहुंचेगी तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या सूचना देगा कि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाए। तो यहाँ से अंतः श्वसन केंद्र से सूचना आएगी फेफड़ों के पास, फेफड़ों में के पास आएगी, यानी फेफड़ों के भी कौन से भाग में, स्ट्रेच अंग में, और स्ट्रेच अंग कहाँ पाए थे, झिल्ली पर। तो झिल्ली के पास सूचना जैसे ही मिलेगी तो फेफड़े को संदेश मिल गया भाई अपन को फूलना है। जैसे फेफड़े फूलना स्टार्ट होंगे, फेफड़ों का फूलना स्टार्ट होगा तो कौन सी गैस अंदर आएगी, ऑक्सीजन गैस अंदर आएगी। तो इस प्रकार श्वसन का तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। अब इसमें पसलियां भी सहायता करती हैं, बढ़ातापन में बस सहायक श्वसन अंग के रूप में होती है, पसलियां होती हैं। मुख्य श्वसन अंग आपको पता है लंग्स होंगे, संख्या में 2 होते हैं, बता दिया था मैंने आपको। दायां फेफड़ा 3 पाली में बटा हुआ होगा, बायां फेफड़ा 2 पाली में बटा हुआ होगा। बायां फेफड़ा छोटा होता है जबकि दायां फेफड़ा बड़ा होता है। इसका कारण बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर मीडिया स्टिनल अवकाश पाया जाता है, और इस मीडिया स्टिनल अवकाश में हृदय पाया जाता है। इस हृदय की वजह से ये बायां फेफड़ा क्या होगा, छोटा होगा, ये बताया था मैंने आपको। इसी के साथ सहायक श्वसन अंग के रूप में डायफ्राम भी होगा। डायफ्राम क्या होगा, सहायक श्वसन। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी तो डायफ्राम किस हो जाएगा, चपटा। डायफ्राम चपटा होगा, पसलियां भी क्या होगी, आगे की ओर खिसकेगी, और एक स्टर्नम होता है वो भी सहायक श्वसन अंग होता है, वो भी आगे की ओर खिसकेगा, जिससे क्या होगा, वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा, वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन गैस अंदर आएगी। और कब तक आएगी, जब तक वो की अधिकतम सीमाएं चरम सीमा तक फेफड़े फूल न जाते। फेफड़े फूलने के बाद, चरम सीमा तक फूलने के बाद वही स्टेज सूचना कहाँ देंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा। सूचना कहाँ जाएगी, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा फेफड़े अपनी अधिकतम सीमा तक फूल चुके होंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो फिर दोबारा सूचना क्या आएगी मेडुला ऑब्लांगेटा के पास से कि गैस को बाहर निकाला जाए। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस। तो जैसे CO2 गैस बाहर निकलेगी तो डायफ्राम भी कैसा होता है, गुंबद आकार का। पसलियां भी क्या होगी, उसी वापस अपनी ही कंडीशन में आ जाएगी, सेम कंडीशन में। स्टर्नम भी क्या होगा, अपनी सेम कंडीशन में आएगा। तो जैसे सेम कंडीशन में आएंगे तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। बताया आपको फेफड़े कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वक्षगुहा में। तो वक्षगुहा का प्रेशर कहाँ पड़ा, कहीं इन्होंने प्रेशर कहाँ डाला, फेफड़ों पर, और फेफड़ों में से क्या निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार श्वसन की प्रोसेस संपन्न होती है। श्वसन की प्रोसेस संपन्न होने में किसका योगदान होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का। और इसी के पास मेडुला ऑब्लांगेटा के पास कौन से वेरुलाए पाया जाता है,
और इस पोन्स वेरुलाई में न्यूमोटैक्सिस केंद्र या श्वास अनुचलन अंग पाए जाते हैं। ये श्वास अनुचलन केंद्र या न्यूमोटैक्सिस केंद्र क्या करता है, जैसे कि आप प्रदूषित वातावरण में चले जाते हैं, कहाँ जाओगे, वातावरण में। प्रदूषित वातावरण के अंदर क्या होगी, CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो अपने शरीर को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन चाहिए, से ऑक्सीजन कम मिलेगी जब वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। लेकिन वातावरण में तो ऑक्सीजन, प्रदूषित वातावरण में तो ऑक्सीजन कम है, तो प्रदूषित वातावरण में ऑक्सीजन कम है तो अपन क्या करें, श्वास लेने की दर होती है ना, सामान्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है व्यक्ति, 12 से 16 बार। तो वो श्वास लेने की जो दर होगी, यानी 1 मिनट में जो श्वास लेने की जो दर होगी वो बढ़ जाएगी। वो कितनी बार हो जाएगी, मैक्सिमम 20 बार, 20 या 25 बार। जिससे क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में गैस अंदर जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन गैस भी तो जाएगी साथ साथ, गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस प्रॉपर रूप से मिलती जाएगी कोशिकाओं को। तो ये जो न्यूमोटैक्सिस केंद्र होगा ना, ये अंतर शोषण की अवधि को कम कर देगा। जो टाइम पीरियड होगा ना अंतर शोषण का, उसको और कम कर देगा। यानी कि अपन बार बार श्वास लेंगे, बार बार जब श्वास लेंगे अपन तो शरीर को प्रॉपर रूप से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। तो यानी कि अपनी सूचना देता है भाई इसको अंतर शोषण केंद्र को, और बहिः शोषण केंद्र से सूचना जाएगी न्यूमोटैक्सिस के पास। ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास पोन्स वेरुलाई मिलेगा, पोन्स वेरुलाई में न्यूमोटैक्सिस केंद्र मिलेगा। न्यूमोटैक्सिस केंद्र को बोलते हैं अपन श्वास अनुचलन, जो अंतर शोषण की न्यूमोटैक्सिस काम का इसका अंतर शोषण की अवधि को कम करना, अंतर शोषण की अवधि को कम करना। तो कैसे करेगा, बहिः शोषण से सूचना कहाँ देगा, बहिः शोषण केंद्र सूचना कहाँ देगा, न्यूमोटैक्सिस केंद्र के पास, और न्यूमोटैक्सिस सूचना कहाँ भेजेगा, अंतर शोषण केंद्र के पास। और अंतर शोषण केंद्र क्या करेगा, उस अवधि को क्या कर देगा, कम कर देगा, अंतर शोषण की अवधि को कम कर देगा। इस प्रकार शोषण का तंत्र के नियंत्रण संपन्न होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। मेडुला ऑब्लांगेटा में रसो संवेदी अंग भी पाए जाते हैं, जो CO2H+ के प्रति संवेदी होते हैं, जो शोषण का नियमन करते हैं। इसके अलावा ग्रीवा, देहिक धमनी चाप, महाधमनी में भी रसो संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो श्वसन का तंत्र के नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। जैसे कि महाधमनी चाप व ग्रीवा, देहिक धमनी चाप में रस संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो शोषण में सहायता करते हैं। तो ये देखा अपन ने शोषण का नियंत्रण, तो भौतिकीय नियंत्रण हुआ, जैसे रासायनिक नियंत्रण CO2 के द्वारा। जैसे जैसे शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो शोषण दर बढ़ जाती है, और शरीर के अंदर अगर CO2 की मात्रा बढ़ती है तो इसे बोलते हैं अपन हाइपरकैपनिया। अगर शरीर में CO2 की मात्रा कम होती है तो इसे बोलते हैं अपन एकैपनिया। अगला पॉइंट देखिए अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या H+ आयन की सांद्रता अगर शरीर में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लता बढ़ती है। अम्लता बढ़ेगी तो शरीर में शोषण दर अनियमित होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी के साथ अपन आगे देखते हैं ऑक्सीजन की सांद्रता। जैसे कि ऑक्सीजन की अगर सांद्रता बढ़ेगी, अगर O2 की सांद्रता बढ़ेगी तो शरीर में उपापचयी क्रिया
शरीर में उपापचय क्रियाएं भी क्या होगी, बढ़ेगी। शरीर में जब उपापचय क्रियाएं बढ़ेगी तो सूक्ष्म नली क्या होगी, बढ़ेगी। जब सूक्ष्म नली बढ़ेगी तो शरीर में अधिक उपापचय क्रिया होगी, यानी ऑक्सीजन बढ़ेगी, उपापचय क्रिया बढ़ेगी और सूक्ष्म नली बढ़ेगी। अब इसके विपरीत ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम, शोषण दर भी क्या होगी, कम। इसी के साथ अपन तापमान में देखेंगे अपन, अगर शरीर का तापमान बढ़ता है या जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उपापचय क्रियाएं भी क्या होंगी, बढ़ेगी। उपापचय क्रियाएं बढ़ेगी तो सूक्ष्म नली भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इसके विपरीत अगर तापमान कम होगा तो उपापचय क्रियाएं भी क्या होगी, कम। जब उपापचय क्रिया कम होगी तो शोषण दर भी क्या हो जाएगी, कम। तो ये हुआ शोषण का रासायनिक नियंत्रण। भौतिकी नियंत्रण, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 या 16 बार, तो 12 से 16 बार श्वास लेता है। 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या लेगा, वो श्वास लेगा, स्वस्थ मनुष्य। इसके बाद अपन टॉपिक श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्योटेंट। अगला टॉपिक देखेंगे अपन श्वसन गुणांक, बोलते अपन रेस्पिरेटरी या आरक्यू यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, श्वसन गुणांक पढ़ा होगा आपने। फॉर्मूला क्या होता है इसका, श्वसन गुणांक का, मुक्त की गई CO2 की मात्रा बटा ग्रहण की गई O2 की मात्रा। तो परिभाषा में क्या बनेगी, शोषण गुणांक की शोषण के दौरान मुक्त की गई CO2 की मात्रा और शोषण के दौरान ग्रहण की गई O2 की मात्रा के अनुपात को ही क्या बोलेंगे अपन, शोषण गुणांक। ठीक है, शोषण गुणांक यानी कि मुक्त की गई CO2 की मात्रा और ग्रहण की गई ऑक्सीजन की मात्रा को बोलते अपन शोषण गुणांक। शोषण गुणांक प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। जैसा कि आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है शोषण गुणांक, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होगा, 1 होगा R2। प्रोटीन के लिए कितना होगा, प्रोटीन के लिए शोषण गुणांक होता है 0.9 R2। वसा के लिए कितना होगा, 0.7। कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के लिए अपन ग्लूकोज होता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या बनेगी, 6CO प्लस 6H2O प्लस ATP का फॉर्मेशन होगा। तो देखो आप इसमें शोषण गुणांक यानी कि R2 बराबर मुक्त की गई CO2 की मात्रा, तो कितनी है मुक्त की गई CO2 की मात्रा, 6 CO2 निकाली। ग्रहण की गई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ग्रहण की, 6, तो मान कितना है, 6 से 6 कटेगा तो मान 1 हुआ। तो R2 कितना हुआ, कार्बन है। तो देखिए इसी प्रकार प्रोटीन का निकालते, इसी प्रकार वसा का निकालते शोषण गुणांक। इसी के साथ अपन देखते हैं अगला टॉपिक शोषण को प्रभावित करने वाले कारक। शोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, जैसा कि आपको पता है तो शोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट देखो आप O2, शोषण को प्रभावित करने वाले कारक में फर्स्ट पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन। जैसे जैसे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो शोषण दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो शोषण दर भी क्या हो जाएगी, कम। शोषण दर बढ़ेगी यानी कि ऑक्सीजन बढ़ेगी।
ऑक्सीजन घटेगी, शोषण दर भी क्या होगी, कम होगी। तापमान, जैसे तापमान बढ़ेगा तो शोषण दर बढ़ती है, और जैसे जैसे तापमान कम होगा तो शोषण दर भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगला होगा CO2। जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को लेने की दर भी बढ़ेगी, यानी कि शोषण दर बढ़ेगी। जैसे जैसे CO2 की मात्रा कम होगी तो शोषण दर भी क्या होगी, घटेगी। तो ये शोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के साथ यूनिट फर्स्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, उनमें से अपन ने 2 चैप्टर में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, उसमें भी 2 चैप्टर होंगे, उसमें से भी एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपन। थैंक्स।